भारत के गांव की एक गरीब लड़की लोगों के बहकावे में आकर सऊदी अरब चली जाती है कि वहां अच्छी खासी कमाई होती है, क्योंकि वह खूबसूरत भी थी और उसके पास ब्यूटी पार्लर वाला हुनर भी था। औरतों को अरब शेखों के बिस्तरों की जीनत बनाया जाता था। इसके साथ इतना गंदा काम किया जाता था जिसे आप सोच भी नहीं सकते। फिर 2 से 4 दिन बाद उस खूबसूरत लड़की के साथ इतना खौफनाक और गलत काम किया गया कि जिसे देखकर आपके सिर डगमगा जाएंगे। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना कि उस लड़की के साथ क्या होता है। दोस्तों, यह वाकया महाराष्ट्र के पनाह शहर का है। यहाँ एक औरत रहती थी, सविता नायक। सविता ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अंदर से मजबूत और खुददार भी थी। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था अपनी 3 बेटियों का मुस्तकबिल संवारना। उसका शौहर राजेश नायक एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। दोनों मियाँ बीवी दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपनी बेटियों को अच्छी तालीम और इज्जत भरी जिंदगी दे सकें। लेकिन किस्मत जैसे उनका इम्तिहान ले रही थी। सविता एक मुकामी दुकान में काम करती थी, जहां से उसे हर माह सिर्फ 3,000 मिलते थे। यह तनख्वाहें इतनी कम थीं कि घर के बढ़ते खर्च, बच्चियों की पढ़ाई, किराया, दवा दारू कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। अक्सर रातों में वह चुपचाप छत की तरफ देखती रहती, दिल ही दिल में सोचती, काश मेरी बेटियों के नसीब मेरे जैसे ना हो। ऐसे ही दिनों में एक दिन मोहल्ले की औरतों ने बताया कि सऊदी अरब में ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की नौकरी निकली है, जहां तनख्वाह 500 रियाल यानी तकरीबन RS90 से ज़्यादा है। यह सुनकर सविता के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसने फौरन अपने शौहर से बात की। राजेश ने सोचा, अगर सविता चंद साल वहां काम कर ले तो हम अपनी बेटियों के लिए कुछ जमा कर सकते हैं। शायद यह मौका किस्मत बदल दे। सविता ने देर ना की, एक एजेंट से राब्ता किया जिसने बड़े यकीन से कहा, बहन, वहां तुम्हें अच्छा रहना, अच्छा खाना, सब कुछ मिलेगा, बस 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। एजेंट की बातों पर सविता का दिल मुतमिन हो गया। उसने अपने ख्वाबों को सीने में बांधा और दुबई के रास्ते दमाम सऊदी अरब के लिए रवाना हो गई। जब वो वहां पहुंची तो आंखों में चमक थी, दिल में उम्मीद थी। उसे लगा जैसे किस्मत उस पर मेहरबान हो गई हो। ब्यूटी पार्लर वाकई शानदार था, खुशबुओं से भरा, साफ सुथरा और ग्राहकों से गूंजता हुआ। सविता ने सजदा किया, रब का शुक्र अदा किया, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी किस्मत बदल दी। मगर उसे मालूम नहीं था कि असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। पार्लर में तकरीबन 8 से 10 औरतें काम करती थीं, कुछ शादीशुदा, कुछ अभी कुमारी, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब उदासी छाई हुई थी। ना किसी की आंख में खुशी थी, न लबों पर मुस्कुराहट। सविता ने सोचा, शायद वह सब अपने घरों और खानदान से दूर होने की वजह से उदास हैं। परदेश का गम आसान नहीं होता। नए मुल्क में खुद को ढालना अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। वो यही समझती रही कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सविता रोज अपने शौहर राजेश को कॉल करती, उसे बताती, आज 3 औरतों का मेकअप किया, एक दुल्हन के बाल बनाए। मालकिन ने तारीफ भी की। राजेश खुश हो जाता और सविता की आवाज़ में जो इत्मीनान था वह खुद को भी मुतमिन महसूस करता। मगर फिर एक दिन अचानक ब्यूटी पार्लर की मालकिन, एक अरबी औरत ने सविता से कहा, कल तुम्हें होम सर्विस के लिए जाना होगा। सविता चौंक गई। उसने पूछा, होम सर्विस मतलब? मालकिन ने हंसते हुए कहा, यहाँ कुछ अमीर सऊदी क्लाइंट होते हैं जो पार्लर नहीं आते। उन्हें अपने घर पर ही मेकअप और बाल बनवाने के लिए लड़कियां चाहिए होती हैं। सविता ने सर हिला दिया। उसे लगा शायद यह भी उसके काम का ही हिस्सा होगा, लेकिन उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यही होम सर्विस उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक मोड़ बनने वाली है। सविता की मालकिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, सऊदी शेख बहुत मालदार लोग होते हैं। उनके घरों में सब कुछ पहले से होता है, सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सजावट। बस एक माहिर ब्यूटिशियन चाहिए जो उन्हें अच्छी तरह तैयार कर सके। यह सुनकर सविता के चेहरे पर खुशी आ गई। उसके दिल में तजस्सुस जाग उठा। वो सोचने लगी, काश मैं देख सकूं कि यह अरब लोग कैसे रहते हैं।
उनके घर कैसे होते हैं, उनका रहन सहन, उनकी दौलत, सब कुछ कैसा होगा। उसने पहली बार होम सर्विस पर जाने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने बाकी औरतों के चेहरे देखे, उसका दिल थोड़ा सा डगमगा गया। सब औरतों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और खौफ था। कुछ नजरें झुकाए बैठी थीं, कुछ चुपचाप एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई खामोश चीख थी। सविता ने हैरत से सोचा, आखिर यह सब परेशान क्यों हैं? मैं तो सिर्फ मेकअप करने जा रही हूँ। मालकिन ने बाहर इशारा किया। एक शानदार काली गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, बड़ी चमकती हुई, बिल्कुल किसी नवाब की तरह। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो सविता ने अपना ब्यूटी किट संभाला, जिसमें उसके सारे मेकअप के ब्रश, रंग, क्रीम और बाल बनाने के औजार रखे थे। उसने डब्बा सीने से लगाया, जैसे कोई अपनी मेहनत का खजाना ले जा रही हो, और गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी के चलते ही वह खिड़की से बाहर देखने लगी। दोनों तरफ रेत के टीले फैले हुए थे, जैसे सोना बिखरा हो। न दरख्त, न हरियाली, बस रेत ही रेत। सविता को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गई हो। गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती गई और वह हैरत से इधर उधर देखती रही। कुछ देर बाद जब रेत के पहाड़ पीछे रह गए तो दूर हल्की हरियाली नजर आई और उसी के बीच एक बहुत बड़ा महलनुमा घर दिखाई दिया। गाड़ी जाकर उसी महल के सामने रुक गई। ड्राइवर ने इशारा किया, उतरिए, आप पहुंच गई हैं। सविता का दिल धड़कने लगा। वो सोच रही थी, इतने बड़े घर में सर्विस देने आई हूँ, यकीनन अच्छी बख्शीश मिलेगी। उसके चेहरे पर खुशी की हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दरवाजे से एक अरबी औरत निकली, साफ रंगत, संजीदा चेहरा, और हाथ से इशारा करते हुए बोली, मेरे पीछे आओ। सविता उसके पीछे चलती अंदर दाखिल हुई, और जैसे ही उसने घर का अंदरूनी मंजर देखा, उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पूरा फर्श सफ़ेद मार्बल का बना था। दीवारों पर पुराने अरब दौर की पेंटिंग्स लगी थीं। छतें इतनी ऊंची कि जैसे किसी महल की हो, और उनसे बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे जो रोशनी में जगमगा रहे थे। हर चीज में अमीरी की झलक थी। वो अभी आसपास देख ही रही थी कि सामने से एक कम उम्र लड़की आई। उसके तन पर आधे अधूरे कपड़े थे। सविता हैरान रह गई। उसके जहन में पहला ख्याल आया, यह सऊदी अरब है। यहाँ तो सुना था कि औरतें पर्दे में रहती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो लबों पर मुस्कुराहट जमाए अंदर के बड़े हॉल में गई, जहाँ एक अधेड़ उम्र सऊदी मर्द आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था, चेहरे पर गुरूर। हाथ में औरतों के चेहरे देखे उसका दिल थोड़ा सा डगमगा गया। सब औरतों के चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और खौफ था। कुछ नजरें झुकाए बैठी थीं, कुछ चुपचाप एक दूसरे को देख रही थीं। उनकी आंखों में जैसे कोई खामोश चीख थी। सविता ने हैरत से सोचा, आखिर यह सब परेशान क्यों हैं? मैं तो सिर्फ मेकअप करने जा रही हूँ। मालकिन ने बाहर इशारा किया। एक शानदार काली गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, बड़ी चमकती हुई, बिल्कुल किसी नवाब की तरह। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो सविता ने अपना ब्यूटी किट संभाला, जिसमें उसके सारे मेकअप के ब्रश, रंग, क्रीम और बाल बनाने के औजार रखे थे। उसने डब्बा सीने से लगाया, जैसे कोई अपनी मेहनत का खजाना ले जा रही हो, और गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी के चलते ही वह खिड़की से बाहर देखने लगी। दोनों तरफ रेत के टीले फैले हुए थे, जैसे सोना बिखरा हो। ना दरख्त, ना हरियाली, बस रेत ही रेत। सविता को ऐसा लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गई हो। गाड़ी रफ्तार से आगे बढ़ती गई और वह हैरत से इधर उधर देखती रही। कुछ देर बाद जब रेत के पहाड़ पीछे रह गए तो दूर हल्की हरियाली नजर आई और उसी के बीच एक बहुत बड़ा महलनुमा घर दिखाई दिया। गाड़ी जाकर उसी महल के सामने। छतें इतनी ऊंची कि जैसे किसी महल की हो, और उनसे बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे जो रोशनी में जगमगा रहे थे। हर चीज में अमीरी की झलक थी। वो अभी आसपास देख ही रही थी कि सामने से एक कम उम्र लड़की आई। उसके तन पर आधे अधूरे कपड़े थे। सविता हैरान रह गई। उसके जहन में पहला ख्याल आया, यह सऊदी अरब है। यहाँ तो सुना था कि औरतें पर्दे में रहती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वो लबों पर मुस्कुराहट जमाए अंदर के बड़े हॉल में गई, जहाँ एक अधेड़ उम्र
सऊदी मर्द आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था, चेहरे पर गुरूर, हाथ में सिगार और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। सविता के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे क्या पता था यही वो लम्हा है जहां से उसकी जिंदगी का सबसे डरावना बाप शुरू होने वाला था। शालिनी को नरमी से बुलाया गया। बैठिए मेहरबान, तशरीफ और रखिए। वो कलिमा से सोफे पर आराम से बैठी। चंद लम्हों में ही एक लड़की जिसके कपड़े आधे थे, एक ट्रे में ठंडा शरबत और एक प्लेट में कटे फल लेकर वारिद हुई। वो खामोशी से शरबत रखकर चली गई, जैसे यह सब मामूल की बात हो। मकान में खुशबू, नरम रोशनी और खामोशी का एक अजीब इम्तिजाज था। हर चीज़ चमकीली मगर इंसानी एहसास से दूर। शेख ने अदब से कहा, पहले थोड़ा शरबत पी लीजिए, फल खा लीजिए। मामूल की बात है, कम से कम पहले कोई शक नहीं था। उसने अपना मेकअप बॉक्स मेज पर रखा, हल्के हाथों से फल के कुछ टुकड़े खाए और एक घूंट शरबत का लेकर होठों पर लगा लिया। शरबत का जायका मीठा था, मगर अंदर एक ऐसी छोटी सी खराश सी महसूस हुई, जैसे कहानी का प्लॉट धीरे धीरे बदल रहा हो। चंद लम्हों बाद उसका सर भारी हो गया, आंखें धुंधला गईं और दिमाग एक गहरी नींद में डूबता चला गया। जब फिर होश आया तो उसने खुद को किसी नरम आलीशान बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। कपड़े कहीं नजर न आए, छाती के करीब ठंडा कपड़ा था, मगर उसने महसूस किया कि वह बेलिबास है। दिल की धड़कन तेज, सांस फटी हुई। उसने बेहमी नफरत और खौफ के साथ अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश की। सामने वहीं सऊदी शेख खड़ा था, हाथ में शराब का जाम, आंखों में नशे की बेखौफ मुस्कुराहट। प्याले पर नक्श थे, उसके चेहरे पर एक बेबाक गुरूर, और वो आहिस्ता आहिस्ता जाम से चुस्कियां लेता रहा, जैसे उसके लिए यह मंजर कोई खेल हो। शालिनी ने चादर के लिए हाथ बढ़ाया, मगर उसी निगरानी में उस दरिंदे ने चादर खींच ली। उसने टूटे फूटे उर्दू में कहा, मैडम, आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हैं, कपड़ों में इतना कुछ छुप जाता है। उसकी आवाज़ में तौहीन और तसल्त दोनों का मिला-जुला एहसास था। शालिनी की आंखों से आंसू बेकाबू बहने लगे। उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। वो होम सर्विस का वो खौफ जिसे दूसरी औरतें चेहरों पर छुपाए बैठी थीं, वही इसी लम्हे की पेशगी नबीद थी। अब उसके अंदर एक दर्द, ना सिर्फ जिस्म का बल्कि रूह का भी बुझ गया था। उसे एहसास हुआ कि वह जो बड़ी तनख्वाह, रोशनी और इज्जत के वादे लेकर यहाँ आई थी, वह सब एक खौफनाक फराहीमी थी। यह पार्लर महज सिल हुए दरवाजे के पीछे एक गंदा धंधा चला रहा था। औरतों को ब्यूटी सर्विस के बहाने लाया जाता, नशा देकर बेहोश किया जाता और फिर उनकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। मालकिन और शेख मुश्तक तौर पर इस कारोबार को चला रहे थे। मुस्कुराते चेहरों के पीछे मौत जैसा जुल्म छुपा हुआ था। शालिनी का जिस्म हर उज्वू में दर्द से चूर था। तन से खून की कैफियत सी लटकी हुई महसूस हुई। उसे याद नहीं कि कितने लोग उस रात उसके पास आए होंगे। बस एक धुंधला सा रिकॉर्ड उसके जहन में था, दर्द, खौफ और फिर खालीपन। उसने सोचा कि शायद वह खुद को संभाल लेगी, मगर दिल के अंदर एक दांत की तरह चुभने वाली कड़ाहट जा रही थी। उसका भरोसा तोड़ा गया, उसका एहतराम छीना गया, उसके ख्वाब बिखर गए। उस रात जब वो थोड़ी बहुत होश में रात के सन्नाटे में बैठी, तो उसने सुनी हुई बातों और दुनिया के कस्सों को दोबारा जोड़ा कि सऊदी अरब में भी अच्छे लोग हैं और बुरे लोग, मगर जो बुराई यहाँ फैल रही थी वह सरहद पार करके भी बदनामी से फिसल चुकी थी। शालिनी की रूह पर यह सवाल तारी था, क्या कोई कानून, कोई इंसानियत ऐसी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगी? और सबसे बड़ा दुख यह था कि यहाँ कानूनी कड़ी भी उस मजलूमियत को छुपाने का जरिया बन रही थी, जहाँ सख्त कवानीन के बावजूद पोशीदा ताकतें और दौलत जुल्म को परवान चढ़ा रही थीं। शालिनी दास अब खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जहां इंसाफ और सज़ा का कानून सिर्फ किताबों में लिखा हुआ लगता है। उसे याद आ रहा था कि यही मुल्क है जहां अगर कोई मर्द औरत की इज्जत लूट ले तो उसे सज़ाए मौत दी जाती है। मगर वह देख रही थी कि इन्हीं महलों के अंदर शराब भी बह रही है, नशा भी है और औरतों के साथ जुल्म भी। कानून सख्त है, मगर ताकतवरों के लिए सब जायज़ है। वो खामोश बैठी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। वो शेख
जो अभी अभी उसकी जिंदगी को दागदार कर चुका था। हंसते हुए बोला, मैडम रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शालिनी ने नज़रें झुकाईं। उसकी आंखों से बहते आंसू तकिए पर गिर रहे थे। वह अपने कपड़ों की तलाश में इधर उधर देखने लगी। थोड़े फासले पर एक अलमारी में उसे अपना बुर्का और कपड़े नजर आए। वह कपड़े लेने के लिए उठी, अपने बदन को चादर से ढांपने की कोशिश की, मगर वह दरिंदा आगे बढ़ा और उसकी कलाई पकड़ ली। कहाँ जा रही हो? अभी तो एक राउंड बाकी है। यह सुनकर शालिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके जिस्म में सकत ना रही। वो शख्स अब नशे में झूम रहा था और अपनी हैवानियत को फक्र समझकर कह रहा था, अब तुम होश में हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि हम औरत को कैसे खुश करते हैं। शालिनी की आंखों से लहू टपकने लगा, मगर वह जानती थी कि अब मज़ाहमत बेकार है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने जिस्म को साखित कर दिया। वो बस दुआ मांग रही थी कि यह अजाब जल्द खत्म हो जाए। वक्त थम सा गया था। हर लम्हा एक सदी लग रहा था। आखिरकार जब वो दरिंदा अपने नशे से थक कर पीछे हटा, तो शालिनी एक शिकस्ता प्रजय की तरह बिस्तर से उठी। उसके जिस्म पर दर्द के निशान थे, मगर रूह का जख्म उन सब से गहरा था। उसने कपड़े उठाए, एक एक करके पहने, बुर्का ओढ़ा और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैडम, 1 मिनट रुकिए। वो रुकी, मगर उसकी नज़रें ज़मीन पर थीं। शेख ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए इनाम है, आज तुमने कमाल कर दिया। सुना था हिंदुस्तानी औरतें बहुत मज़े की होती हैं, आज यकीन हो गया। अगली बार फिर आना। यह सुनकर शालिनी के अंदर की औरत तड़प उठी। वो लिफाफा गुस्से से उसकी तरफ फेंकती है, आंखों में नफरत और गहरे दुख के साथ कुछ नहीं बोलती, बस मुड़कर दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकल जाती है। बाहर वही गाड़ी खड़ी थी जो उसे लाई थी। वो बगैर कुछ कहे उसमें जा बैठी। रास्ते में रेत के वहीं टीले थे, मगर अब वह मंजर उसे कब्रिस्तान लग रहा था। हर झर्रे में खौफ और घिन थी। जब ब्यूटी पार्लर पहुंची तो मालकिन ने उसे देखा। कैसा रहा काम? शालिनी ने नजरें झुका लीं। जवाब के बजाय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर वही खामोश चीख थी जो ना बोली जाती है, न सुनी जाती है। पार्लर की वो दूसरी औरतें जो मुख्तलिफ एशियाई मुल्कों से आई थीं, कुछ पाकिस्तान की थीं, कुछ बांग्लादेश की और कुछ दूसरे पड़ोसी मुल्कों की, सब ने शालिनी को आहिस्तगी से तसल्ली दी। एक ने कहा, हम सबको भी यही वादा करके लाया गया था, अच्छी तनख्वाह, बेहतर जिंदगी। हमें भी बताया गया था कि बस ब्यूटी पार्लर में काम करना होगा, होम सर्विस करनी होगी। किसी ने सर हिलाया तो कोई चुपचाप आंखें झुका लें। सबकी आवाज़ों में वही दर्द था जो उनकी आंखों में पहले से नजर आ चुका था। हमें नहीं मालूम था कि ब्यूटी पार्लर के नाम पर हमें जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाएगा। एक तरफ मालकिन की सख्ती और खौफ, दूसरी तरफ उन सब का खामोश जख्म। और यही हकीकत हर किसी के चेहरे पर लिखी हुई थी। मालकिन ने पहले ही वाजे कर रखा था, जितनी बार मैं कहूँ वैसा करो। जहाँ भी होम सर्विस के लिए भेजा जाए चुपचाप जाओ, ज़्यादा झगड़ा मत करो। यह बातें अब रिपीट की हुई हुक्मों जैसी लगने लगीं। वो शाम जब शालिनी अपने कमरे पहुंची तो न खाने का दिल था, न खाना बनाने का हौसला। पार्लर ने रिहाइश के लिए अच्छा कमरा दिया था, साफ आरामदेह, हर सहूलत मौजूद, मगर उसके दिल का हर गोशा उदास था। जिस स्कूटर पर वो रोज पार्लर आती जाती थी, आज उसे छूने का भी दिल नहीं कर रहा था। हर चीज जैसे उस पर बोझ बन गई थी। वो बस अपने घर जाने की ख्वाहिश में धड़क रही थी। कमरे वसी और सहूलियतों से भरपूर थे, मगर उसका मानसिक हाल टूट चुका था। वो आहिस्ता से बिस्तर पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। उसी दौरान उसका शौहर राजेश फोन करके खुशखबरी सुनाता है, हमारी बेटी ने स्कूल में टॉप किया, सब ठीक है, मुबारकबाद। उसकी आवाज़ ने शालिनी के दिल में कुछ सुकून लाने की कोशिश की। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, कहा, हाँ ठीक हूँ, फिक्र मत करो। मगर आवाज़ के पीछे जो खला था वो फौरन मिटा नहीं। कई दिन गुजरे। 3-4 दिन तक शालिनी को होम सर्विस के लिए नहीं भेजा गया। शायद मालकिन ने सोचा कि वह थक गई होगी या ज़हनी तौर पर दरहम है, इसलिए उसे आराम दिया गया। मगर वह सुकून वक्त था
चौथे दिन मालकिन ने आकर कहा, आज तुम और नाज़नीन दोनों को एक साथ होम सर्विस के लिए जाना होगा। शालिनी ने सख्ती से कहा कि वो अब और होम सर्विस के लिए नहीं जाएगी, मगर मालकिन ने संगीन लहजे में धमकी दी, अगर तुमने जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें बदका यानी फहाशी के इल्ज़ाम में फंसा दूंगी। तुम यहाँ गैर मुल्की हो, सऊदी कवानीन से वाकिफ नहीं। अगर मैं कह दूं कि तुमने बदका की है, पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी और अंजाम तुम जानती हो। यह धमकी शालिनी के लिए किसी डंके की तरह थी। उसने महसूस किया कि यहाँ ताकतवर हजरात और मालकिन किसी भी चीज़ को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और कानून, ज़बान और अजनबियत उसकी आवाज़ को दबाने के लिए काफ़ी है। उस लम्हे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक सी गई। वो समझ गई कि यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। मजाहमत खतरनाक थी और खामोशी मजबूरी अरबी मालकिन की आंखों में सफाकी उतर आई थी। वो गरूर भरे लहजे में बोली, यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर तुमने जुबान खोली तो मैं 10 आदमी खड़े कर दूंगी जो कसम खाकर कहेंगे कि तुम ही उन्हें बदकरारी के लिए उकसाती हो, गंदे इशारे करती हो। यह अल्फाज सुनकर शालिनी के वजूद से जैसे जान निकल गई। दिल में खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई कि वो लम्हा भर को पत्थर बन गई। उसने सोचा, यहाँ से निकलना अब आसान नहीं। यह औरत कुछ भी कर सकती है। वह बेचारी नाज़नीन की तरफ देखती है। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, एक ही खामोशी। अब क्या करें? मरती क्या ना करती। वो दोनों मजबूरी में उस गाड़ी में बैठ जाती हैं जो उन्हें लेने आई थी। गाड़ी एक लंबे सफ़र के बाद शहर के एक ऐसे इलाके में जाकर रुकती है जहां बड़े बड़े महलनुमा घर थे। ऊंची दीवारों के पीछे ऐशो इशरत छुपी थी। वहां रहने वाले अमीर अरब मर्दों के पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। उनकी निगाहें अक्सर बाहर से आने वाली मजबूर लाचार औरतों पर टिकती थीं। वो औरतें जो अपनी गरीबी और ख्वाबों के बोझ में यहाँ आकर सब कुछ गवा बैठती थीं। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि कुछ औरतें मेकअप करवाने के लिए उनका इंतज़ार कर रही थीं। दिल को ज़रा सा सुकून मिला। चलो, यहाँ तो शायद सिर्फ ब्यूटी सर्विस ही देनी होगी। शालिनी ने दिल में शुक्र अदा किया। वो दोनों औरतों को फेशियल और हेयर सर्विस देने लगी जैसे पार्लर में दिया करती थी। मगर यह सुकून ज़्यादा देर ना रहा। काम खत्म होने के बाद एक मुकामी औरत जो वहाँ की मुलाजिमा लग रही थी आकर बोली, अब अंदर वाले रूम में चलना है। मालकिन तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हैं। शालिनी और नाज़नीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद घर की कोई बड़ी औरत बुला रही हो, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर दोनों के कदम लड़खड़ा गए। कमरे में एक अधेड़ उम्र का अरबी शेख बैठा था। हुक्का के कश ले रहा था। हुक्के के पास शीशे के गिलासों में शरबत और कटे हुए फल रखे थे। उसकी निगाहें उन दोनों पर जम गईं। शालिनी फौरन समझ गई, आज फिर वही होने वाला है। होम सर्विस के नाम पर जिल्लत और जुल्म का एक नया दिन। वो शेख अपनी जगह से उठा नहीं, बस नरम लहजे में बोला, बैठो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। पहले यह शरबत पी लो। बनूज नाम का अरबी शरबत है। जिस्म को ठंडक देता है, ताकत बढ़ाता है। शालिनी के हाथ लरज रहे थे। वो जानती थी इस शरबत में कुछ ना कुछ नशा ज़रूर होगा, मगर इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। इनकार का मतलब मुसीबत। उसने घूंट भरा। है जहां बड़े बड़े महलनुमा घर थे, ऊंची दीवारों के पीछे ऐशो इशरत छुपी थी। वहां रहने वाले अमीर अरब मर्दों के पास दौलत की कोई कमी न थी, मगर इंसानियत का नामो निशान मिट चुका था। उनकी निगाहें अक्सर बाहर से आने वाली मजबूर लाचार औरतों पर टिकती थीं। वो औरतें जो अपनी गरीबी और ख्वाबों के बोझ में यहाँ आकर सब कुछ गवा बैठती थीं। जब वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि कुछ औरतें मेकअप करवाने के लिए उनका इंतज़ार कर रही थीं। दिल को ज़रा सा सुकून मिला। चलो, यहाँ तो शायद सिर्फ ब्यूटी सर्विस ही देनी होगी। शालिनी ने दिल में शुक्र अदा किया। वो दोनों औरतों को फेशियल और हेयर सर्विस देने लगी जैसे पार्लर में दिया करती थी। मगर यह सुकून ज़्यादा देर ना रहा। काम खत्म होने के बाद एक मुकामी औरत
जो वहां की मुलाजिमा लग रही थी, आकर बोली, अब अंदर वाले रूम में चलना है। मालकिन तुम दोनों का इंतजार कर रही हैं। शालिनी और नाजनीन ने एक दूसरे की तरफ देखा, शायद घर की कोई बड़ी औरत बुला रही हो। लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर दोनों के कदम लड़खड़ा गए। कमरे में एक अधेड़ उम्र का अरबी शेख बैठा था, हुक्का के कश ले रहा था। हुक्के के पास शीशे के गिलासों में शरबत और कटे हुए फल रखे थे। उसकी निगाहें उन दोनों पर जम गईं। शालिनी फौरन समझ गई, आज फिर वही होने वाला है। होम सर्विस के नाम पर जिल्लत और जुल्म का एक नया दिन। वो शेख अपनी जगह से उठा नहीं, बस नरम लहजे में बोला, बैठो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। पहले यह शरबत पी लो। बनूज नाम का अरबी शरबत है, जिस्म को ठंडक देता है, ताकत बढ़ाता है। शालिनी के हाथ लरज रहे थे। वो जानती थी इस शरबत में कुछ ना कुछ नशा जरूर होगा, मगर इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। इनकार का मतलब मुसीबत। उसने घूंट भरा। शरबत वाकई ठंडा था, मगर उसके अंदर आग भड़क उठी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। 4 और अरब मर्द अंदर दाखिल हुए। सब 50 से ऊपर उम्र के, भारी जिस्म वाले, आंखों में हवस की चमक। शालिनी और नाजनीन के बदन सुन्न हो गए। उनकी रूह जैसे कांपने लगी और दिल के अंदर एक चीख दब गई। वह समझ चुकी थी, अब जो होने वाला है वह किसी काबूत से कम नहीं। शालिनी और नाजनीन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में खौफ, शर्मिंदगी और बेबसी का समुंदर था। उनके सामने वह 5 अरब बैठे थे, जिनमें से एक असली अरब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहलाता था। वो अपने हुक्के का कश लेते हुए बोला, सुना है तुम वापस इंडिया जाना चाहती हो, और आ जाने से इनकार कर रही थी। शालिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, सर, मैं एक औरत हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, एक शौहर है। हम बहुत गरीब लोग थे। वहाँ भारत में मैं ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। यहाँ अच्छी तनख्वाह की उम्मीद में आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ऐसे घरों में भेजा जाएगा जहाँ मुझे अपनी इज्जत कुर्बान करनी पड़ेगी। मैं अपने रब से डरती हूँ, मैं ये गलत काम नहीं कर सकती। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने हंसकर कहा, सही और गलत का पाठ मत पढ़ाओ। अगर तुम वाकई वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारा पासपोर्ट, टिकट सब मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है। शालिनी ने सहम कर पूछा, कौन सी शर्त सर? वो जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, हम तुम्हारे जिस्म को देखना चाहते हैं, पहले कपड़े उतारो। यह सुनते ही शालिनी के कदम लड़खड़ा गए। उसकी सांस रुक गई, जैसे किसी ने गले पर हाथ रख दिया हो। नाजनीन ने भी खौफ से जमीन पर नजरें झुका लीं। दोनों जानती थीं, इनकार का मतलब मौत था। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्होंने रोते हुए अपनी चादरें संभाली और कांपते हाथों से अपने कपड़े एक तरफ रख दिए। उनकी आंखों से गिरते आंसू जमीन पर गिरकर भी उन दरिंदों के दिल नरम ना कर सके। कमरे के एक कोने में एक और लड़की मौजूद थी, जो शराब के गिलास में मशरूब डाल रही थी। तभी उनमें से एक अरब बोला, अब तुम दोनों हमारा दिल बहलाओ, नाचो, अरबी धुन पर रक्स करो। म्यूजिक बजने लगा और वो दोनों मजबूर लड़कियां, जिन्हें रक्स आता भी ना था, डर और लाचारी में थरकने लगी। उनकी लरजती हुई चाल में खौफ छुपा था और उन दरिंदों की आंखों में हवस। शालिनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब हमें जाने दो। हमारा कांपते हाथों से अपने कपड़े एक तरफ रख दिए। उनकी आंखों से गिरते आंसू जमीन पर गिरकर भी उन दरिंदों के दिल नरम ना कर सके। कमरे के एक कोने में एक और लड़की मौजूद थी, जो शराब के गिलास में मशरूब डाल रही थी। तभी उनमें से एक अरब बोला, अब तुम दोनों हमारा दिल बहलाओ, नाचो, अरबी धुन पर रक्स करो। म्यूजिक बजने लगा और वो दोनों मजबूर लड़कियां, जिन्हें रक्स आता भी ना था, डर और लाचारी में थरकने लगी। उनकी लरजती हुई चाल में खौफ छुपा था और उन दरिंदों की आंखों में हवस। शालिनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हमने आपकी शर्त पूरी कर दी, अब हमें जाने दो। हमारा पासपोर्ट वापस दे दो, हम यहाँ नहीं रहना चाहते। मगर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने तंजिया हंसी हंसी और बाकी 4 अरब उठकर उन दोनों को दबोच लिया। कमरे में कोई आवाज रहम की ना थी, बस चीखें, सिसकियां और जालिमों के कहकहे।
उस रात वहां इंसानियत का जनाजा निकला। वो दोनों लड़कियां, शालिनी दास और नाज़नीन, अपने जिस्म और रूह के साथ वो सब कुछ सह गई जो किसी जी रूह के साथ नहीं होना चाहिए। उनकी चीखें दीवारों में दब गईं और बाहर शहर की रोशनियां वैसे ही जगमगा रही थीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शालिनी दास और नाज़नीन के जिस्म पर जब उन दरिंदों की हवस आखिरकार ठंडी हुई तो उन्होंने उनके कपड़े उन पर फेंक दिए। दोनों के बदन जख्मों से चूर, रूह थकी हुई, आंखें खाली। वो जैसे अपने वजूद के साथ वापस आ रही थीं मगर अंदर से मर चुकी थी। वो दोनों लड़खड़ाते कदमों से ब्यूटी पार्लर पहुंची। दरवाज़ा खोलते ही अरबी मालकिन ने उनकी हालत देखी और बेहयाई से कहका लगा दिया। ठहाका मारकर हंसती हुई बोली, बहुत खूब सर्विस दी है तुमने, शाबाश, ऐसे ही करती रहना तो तुम जल्दी बहुत ऊपर पहुंच जाओगी। शालिनी का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो फट पड़ी। उसके अंदर की सारी घुटन, सारा दर्द, सारी अजियत एक आग बनकर फूट पड़ी। उसने आगे बढ़कर अरबी औरत का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्ला उठी, मैं इंसान हूँ, खिलौना नहीं। मुझे यहाँ से जाना है। मेरा पासपोर्ट वापस दो, अभी भी। वो औरत मुस्कुराकर बोली, इतना शोर मत मचाओ, यहाँ से जाने का सोचो भी मत। तुमने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, सब कागजात हमारे पास है। अगर तुमने भागने या इनकार करने की कोशिश की तो तुम्हें बदकारी के इल्ज़ाम में जेल भेज दूंगी। यहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। यह सुनकर शालिनी के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो खामोशी से पीछे हटी और झारों कतार रोने लगी। ऐसा रोना जो दिल के अंदर से उठता है, जिसकी आवाज़ सिर्फ खुदा सुनता है। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर गई। उसके होठों से बस एक ही जुमला निकला, या अल्लाह मुझे मौत दे दे मगर इस जहन्नुम से निकाल दे। वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में, महीने बरसों में बदल गए। शालिनी दास ने 3 साल उसी कैद में गुजार दिए जहां दिन काम के और रातें जुल्म की थीं। वो ना हंस सकी, ना बोल सकी, बस जीती रही जैसे कोई सांस लेता हुआ साया। 3 साल बाद जब उसे वापस भारत भेजा गया तो वह वहीं शालिनी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर जिंदगी के बजाय दर्द लिखा था और उसके लहजे में एक दबा हुआ चीख छिपा था। जब उसने वतन लौटकर यह सब बताया तो पूरे इलाके में हंगामा मच गया। हर कोई सख्त में था कि ब्यूटी पार्लर के नाम पर कैसे औरतों को जिस्म फरोशी के अंधे गड्ढे में धकेला जाता है। और तब राबी की आवाज़ सुनाई दी, दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत और होशियार करना है। दुनिया में आज भी हजारों औरतें ऐसी चालों का शिकार हो रही हैं। ख्वाबों के पीछे मत भागो, हकीकत को पहचानो, अपनी इज्जत और जिंदगी की हिफाजत करो। अल्लाह हाफिज। छे मत भागो, हकीकत को पहचानो, अपनी इज्जत और जिंदगी की हिफाजत करो। अल्लाह हाफिज।